नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजनीति का जाना माना नाम और राजनीति के पुरोध कहे जाने वाले बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है। पीएम ने लिखा कि भारत के विकास में आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। बता दें, आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनको राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे। झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने सत्ता की कमान संभाल ली है। चंपई झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिन्होंने कल ही 2 मंत्रियों के साथ शपथ ली और शपथ लेते ही अब वो बीजेपी के खिलाफ एक्टिव मोड में नजर आने लगी हैं। चंपई ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चंपई ने कहा, झारखंड की जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। जो केंद्रीय एजेंसी से दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड का धरती में खड़ा होने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आज यह न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, वह घटना से पूरा भारतवासी को कि उसको दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश में फैला के मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जनमत को देके हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो हमारा आजाद के लिए लड़ाई लड़े थे पूर्वजों ने, उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अम्बेडकर रचना करके दिया है, उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित कर दिया सरकार बना के कि आज विपक्ष का हथकंडा को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। खबर टोंक से है, जो अंतरिम बजट में टोंक को रेल की सौगात मिली है। टोंक को रेल मिलने की खबर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत बीजेपी पदाधिकारी घंटाघर पहुंचे और जबरदस्त आतिशबाजी कर खुशी जताई है। सांसद ने रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया कि अजमेर नसीराबाद चौथ पर बरवाड़ा सवाई माधोपुर व टोंक 165 किलोमीटर रेल के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सर्वे का काम पहले ही हो चुका है, जिसके बाद अब जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। ज्वेलफ के ऑथर्स लाउंज में मशहूर लेखिका इरा टाक के नए उपन्यास 243601 का विमोचन प्रसिद्ध फिल्म गीतकार निर्देशक गुलजार और ज्वेलफ के को डायरेक्टर नमिता गोखले ने किया है। यह उपन्यास दिल्ली के मशहूर प्रकाशक राजपाल एंड सन्स से आया है। इरा ने बताया है कि यह बदायूं शहर से दास्तां है, दिलचस्प प्रेम कहानी है। शीर्षक दरअसल बदायूं का पिन कोड है, जिसे वहां के लोग आधा हिंदी आधा अंग्रेजी में बोलते हैं। इरा टाक लेखक, चित्रकार और फिल्मकार है। जयपुर के इरा वर्तमान में मुंबई रहकर अपनी रचनात्मक यात्रा में लगी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हम मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि लिटरेचर फेस्टिवल हो और कोई अनोखी बात ना हो, ये संभव नहीं है। हमारे साथ लेखिका इरा टाक मौजूद हैं। इनकी एक किताब आज लॉन्च हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलजार साहब के द्वारा उस किताब को लॉन्च किया गया है। क्या वो किताब है और किस बारे में है, क्या उसका प्लॉट है, जानेंगे इरा टाक जी से। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। क्या आपकी किताब है और किस बारे में है? मेरी किताब का टाइटल है 243601 और ये मेरा तीसरा नॉवेल है जो राजपाल पब्लिकेशन से आया है। ये कहानी जो है, जैसे आपको टाइटल से लग रहा होगा, 243601 एक शहर है बदायूं उत्तर प्रदेश में, उसका पिन कोड है और ये शहर का इतिहास बहुत पुराना है। गुलाम वंश के समय का ये शहर है।
तो उस शहर में मैंने अपनी पढ़ाई की थी शुरुआती, तो उस शहर को मैंने एक्सप्लोर किया है। और ये कहानी है ज़िंदगी की कहानी। हम सब बहुत ख्वाब लेके जीते हैं, जिनमें कुछ पूरे हो पाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। तो उन ख्वाबों की, प्यार की, मोहब्बत की, रिवेंज की, इस तरह की एक कहानी है। और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि गुलजार साहब ने इसका विमोचन किया और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि इस पे अपने साइन करके दो। तो इससे बड़ी बात एक राइटर के लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल इरा जी, एक आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंचल से निकल कर ज़रूर आती है। तो क्या आपका कारण है कि आपने भी उत्तर प्रदेश में भी बदायूं को चुना? बदायूं में मैं 3 साल की उम्र में गई थी, मेरी मदर वहाँ पढ़ाती थी सरकारी कॉलेज में। तो बदायूं, और मैंने 12th तक की पढ़ाई वहाँ से की। तो जहाँ कहते हैं ना, जहाँ आपका बचपन गुजरता है, वो जो जड़ें होती, वहीं आपकी जड़ें होती हैं। तो जड़ें तो आप कभी छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे मैं जयपुर हूँ, आज मुंबई रहती हूँ, तो आप कहीं भी चली जाएं, जड़ें वहाँ रहती हैं आपकी। तो इसलिए मुझे हमेशा से एक कर्ज मानती थी, और मैंने कोशिश की है कि उस उपन्यास के माध्यम से मैं अपना जो ये कर्ज है वो उस शहर को चुका पाऊँ। ये थे हमारे साथ इराटाक, इन्होंने अपनी पुस्तक 24/0 के बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले से जहां पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा इन्होंने गुजारा, उसके बारे में इन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। साहित्य के क्षेत्र में दुनिया में मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, टीम वर्कर्स आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रॉय ने नवतेज टीवी से खास बातचीत की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और इसमें अब की बार वे सेशंस और इसमें शामिल मेहमानों के बारे में खुलकर बात करते हुए संजय रॉय ने कहा कि 16 बार JLF का सफलतापूर्वक आयोजन करने के बाद अब की बार हम 17वें एडिशन को शुरू कर चुके हैं और इसमें शामिल हुए तमाम स्पीकर्स और मेहमानों का उत्साह देखते ही बनता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाती हैं। टीम वर्क्स और JLF के प्रणेता संजय राय हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विवादों से अक्सर नाता रहा है JLF का, लेकिन आज 2 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और प्रेस वार्ता में भी आपने ये बात कही थी कि अब की बार काफ़ी अनूठा होगा। देखिए, जैसे आपने देखा, हर सेशन में कोई ना कोई नई चीज़ निकला, कोई ना कोई। गुलजार का सेशन देखिए, जिस तरीके से वो अभी जो क्रिएटिविटी सेशन रहा, या मार्कस डुसटॉय या मेरी बियर्ड या मैल्कम टर्नबुल, इतने बढ़िया, पूरा दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे उनके आइडियाज़ लेके। और ये है कि सब क्वाइटली सुनते हैं कि क्या आइडियाज़ है, किससे, उसी से तो आगे उन्नति होगी, नॉट जस्ट देश के लिए और पूरा, पर फॉर द इंडिविजुअल। वहीं से तो एक्साइटमेंट और नया आइडियाज़ आएगा। एक सर लास्ट सवाल ये है कि सक्सेसफुली 16-17 बार JLF हो चुका है, अब आगे आप इसको किस तरीके से देखते हो, क्योंकि लगभग हर पड़ाव आपने JLF के दौरान आपने देखे हैं, अब आगे JLF को कहाँ पर लेके जाने की आप सोचते हैं? देखिए, जैसे हर बार आप लोग इस बार भी आए, पिछले साल भी आए, आते रहे हैं, हर बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया आपके लिए करें। स्मूदर प्रोसेस है, इट बिकम्स नाइसर फॉर यू टू बी एबल टू कवर और समथिंग दैट यू हैवंट सीन बिफोर और हर्ड बिफोर। कोई तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर मैं अगले साल या अगले अगले साल का एक्साइटमेंट अभी बता दूं तो फिर आप क्या ढूंढेंगे? यू हैव टू डिस्कवर दैट एक्साइटमेंट, और हर साल होता रहेगा। एंड होपफुली वी विल कंटिन्यू टू ग्रो JLF इंटरनेशनली एज वेल। थैंक यू। ये थे हमारे साथ संजय राय। इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही विवादों से नाता रहो, लेकिन कुछ ना कुछ JLF लोगों को सिखा के ज़रूर जाता है। और अगली बार के लिए इन्होंने कहा कि अभी का जो एक्साइटमेंट है आप उसे एंजॉय कीजिए, और अगली बार का जो भी नई चीज़ होगी वो हम आने वाले वक्त में ज़रूर बताएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान में जमीन तराशनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर बीकानेर में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रभारी रंधावा मौजूद रहे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत और बिहार जिला अध्यक्ष विष्णु राम सियाह की जमकर क्लास लगाई और काम नहीं कर सकने पर पद छोड़ने की नसीहत दे डाली। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिन 5 मुद्दों को लेकर के, उसमें न्याय है, युवा है, महिला है, श्रमिक है, रोजगार है,
उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम ये यहाँ पर कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। हर जिले में 6-7 जिलों का हमने कार्यक्रम बनाए। हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब हमारे यहाँ पर साथ में हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं। हम कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों में कांग्रेस के प्रति वापस जो हम देख रहे हैं, ऊर्जा देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो कांग्रेस को जिताया था, कांग्रेस की योजनाएं अच्छी थी, तो जो ये उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा है, इससे स्पष्ट है कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी। और जो 2 महीने में जिस प्रकार से बीजेपी की पर्ची सरकार फैल हुई है, मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ कि 20 दिन तक मंत्री नहीं बने, 2 महीने तक उनके ऐसे नहीं लगे, चलते चुनाव में अग्निवीर मंत्री बना दें जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो, एजी नहीं लगे, डबल एजी नहीं लगे, बाबू नहीं लगे मंत्रियों के, कोई काम नहीं हो, कोई कार्य योजना नहीं बने। 60 दिन हो गए, 100 दिन की कार्य योजना 10 दिन में बढ़ जाती है। हमारी सरकार के समय देख लो आप, पहले भी कई सरकारें रही, उसमें देख लो, और 90 दिन में काम हो जाते हैं 100 दिन के। अभी 1 रुपए का काम नहीं। तो ऐसे में लोगों में पूरी निराशा है कि ये सरकार फेल सरकार बन गई। मेरे ख्याल उनके दिमाग में वो ही है, जैसे इनके चीफ मिनिस्टर ने, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमसे नहीं डरना तो भगवान से ही डरते हो। तो इसका मतलब कि चीफ मिनिस्टर टोटल फेल है, जो कहता है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, हाथ जोड़ा है अधिकारियों के आगे कि भाई बात सुन लो, भगवान से डरो। उधर बीकानेर के पूर्व महाराजा शार्दुल सिंह की प्रतिमा के विधिवत लोकार्पण बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय के शार्दुल भवन में उनकी पुत्री राजश्री कुमारी ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बीकानेर के 22वें महाराजा शार्दुल सिंह की याद में यह मूर्ति वेटनरी विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगाई गई है। प्रिंसेस राजश्री कुमारी ने बताया है कि इससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी सीखने को मिलेगा, उन्हें यह जानने को मिलेगा कि उनके महाराज कैसे थे। बीकानेर के 22वें महाराजा शार्दुल सिंह जी, जिनके आज बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में परिसर में एक मूर्ति लगाई गई है। शायद पंचित धातु की मूर्ति है, अपने आप में बेहद नायाब जो देखने में आ रही है। और ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उस ऐतिहासिक बिल्डिंग में ये लगी है। बात करेंगे उनकी पोती राजश्री कुमारी, जो कि बीकानेर की प्रिंसेस भी हैं। हाँ, ये एरिया शार्दुल सदन के नाम से है, जैसे आपको पता है, और काफ़ी टाइम से ये मांग थी कि दादो साहब महाराजा शार्दुल सिंह जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई जाए। तो ट्रस्ट को जब उन्होंने अप्रोच किया तो टाइम तो थोड़ा समय तो लगा, लेकिन फिर हमने उनकी जो इच्छा थी उसको पूरी की, और आज है जो ये मूर्ति का अनवेलिंग हुआ है। तो निश्चित रूप से ये भी माने कि पब्लिक में और ये पढ़ने वाले यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें भी एक तरह से बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और इनकी जीवनी से काफी कुछ सीखेंगे भी लोग। तो इसके लिए जो मैं छोटी स्पीच में जो भी मैं कह सकती थी, जो मेरे ग्रैंडफादर का योगदान था टुवर्ड्स यूनाइटेड इंडिया, वो मैंने बताया। बहुत कम लोगों को पता है, मोस्टली सब लोग महाराजा गंगा सिंह जी की या महाराजा करणी सिंह जी की बात करते हैं, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टेट के लिए अचीव की थी। उसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ भी इन फ्यूचर में कुछ कार्यक्रम करने की अब सिंस ये डीन साहब बता रहे हैं कि विजय भवन 1924 में बना था, तो इसकी भी सेंटेनरी है, तो इनको कुछ करना चाहिए वहाँ पे 100 साल का सेलिब्रेशन। और हम तो कर ही रहे हैं महाराजा करणी सिंह जी की 21 अप्रैल को सेंटेनरी बर्थडे के ऊपर। ये थी राजश्री कुमारी जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बीकानेर में जो वेटनरी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर बेहद ही शानदार जो भवन बना हुआ है, इस परिसर में ये बड़ी मूर्ति का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। के सिंह, बीकानेर। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के सुरेल कस्बे में स्थित राजकीय अस्पताल और इंदिरा रसोई का देर शाम एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साथ इंडोर और आउटडोर वार्ड का निरीक्षण किया। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर सहित संपूर्ण अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर संतोष भी जताया। इसके बाद उन्होंने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। एसडीएम ने खुद भोजन की थाली लगवाकर खाना खाया और भोजन की गुणवत्ता की जाँच की।
माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर महोदय झालावाड़ के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सोमवार को आपको CSC PSC विजिट करना है, जो भी कमियां हैं वो सुधार के लिए प्रयास करना है। तो उसी के क्रम में आज CSC सुनील का निरीक्षण किया। CSC सुनील को देखने के बाद ये पाया कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी और जिस तरह से डॉक्टर्स का जो रवैया मरीजों के प्रति था, लोगों से फीडबैक लिया, हर तरह के वार्ड देखे, लेबर रूम देखे, ऑपरेशन थिएटर देखे, तो एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक के दूसरे हॉस्पिटल भी इससे प्रेरणा लें और अच्छा काम करें। खबर बीकानेर से है, जहां अवैध डायग्नोस्टिक लैब का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां बिना डिग्री और डिप्लोमा के सैकड़ों डायग्नोस्टिक लैब संचालित हो रही है, लेकिन इन पर प्रशासन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा और न ही विभाग के पास कोई पुख्ता तौर पर रिकॉर्ड है कि जिले में कितने रजिस्टर्ड लैब संचालित हो रही है। इन्हीं सब को लेकर बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया CMHO अब्रार से खास बातचीत की नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में इन दिनों अवैध पैथोलॉजी कहा जा सकता है कि जो लैब है उनका एक तरह से हब बनता जा रहा है और यहाँ पर अभी तक किसी तरह बिना पैथोलॉजिस्ट ही यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, रिपोर्ट दे दी जाती है और ISO तक के सर्टिफिकेट तक इन लोगों के पास, लैब के पास है। हमारे साथ हैं इस वक्त बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख CMHO डॉक्टर अब्रार। बात करते हैं। सिंह साहब, ये संज्ञान में आपने बताया कि कुछ जो पैथोलॉजी लैब्स हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन या बिना चिकित्सक के चल रहे हैं, तो हम लोग पूरा इसका एक सबको नोटिस जारी करेंगे कि जो भी पैथोलॉजी लैब हैं जो अगर बिना चिकित्सक के चल रहा है या बिना जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सरे जो है वो बिना एक्सरे टेक्नीशियन के चल रहा है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और एक अभियान के तौर पर चला के अब सबको पहले नोटिस देंगे कि कौन, मैं पता करूंगा विभाग में कि किस किस का रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी जगह अलग अलग क्षेत्र में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लैब भी हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन जो भी होगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोग चूंकि PBM हॉस्पिटल के आसपास एक ऐसी लैब खूब खुली हुई है, लोग यहाँ पर जांचें करवाने आते हैं, तो उनके साथ एक तरह से मजाक हो जाता है और पैसा भी उनका नुकसान होता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है, आप जितने भी जैसे PBM हॉस्पिटल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CSC PSC सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इवन हमारे जो गांव के बिल्कुल गांव ढाणी में जाके आप सब सेंटर जो उप स्वास्थ्य केंद्र मिलेंगे, वहाँ भी जांचें सारी निःशुल्क हो रही है। तो आपको चाहिए कि अपने चिकित्सा संस्थान जो है सरकारी हॉस्पिटल से निःशुल्क जांचें करवानी चाहिए। जहाँ जिस लैब में हम जाते हैं वहाँ पे पता करें कि कितनी क्या उसका कौन डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है, क्या उनके पास डिग्री है या नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो ये सब कुछ पता करें, लेकिन फिर भी ये सलाह है स्वास्थ्य विभाग की। खबर भरतपुर से है, जहां जाट केंद्रीय सेवा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से महापड़ाव डाले हुए है, लेकिन अभी तक प्रदर्शनकारियों की किसी भी मांगों को नहीं माना गया। बताया जा रहा है कि सरकार से बात करने के लिए कमेटी भी बनी है, लेकिन अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। महापड़ाव में बैठे लोगों का कहना है, अगर सरकार ने जल्द कोई ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण सहित 3 सूत्री मांगों को लेके जाट लंबे समय से आंदोलनरत हैं। 17 जनवरी से जैचौली में महापड़ाव शुरू हुआ, उसी श्रृंखला में जगह जगह पड़ाव डाले जा रहे हैं। आज जटमासी के पड़ाव को चौथा दिन है। उधर अलवर में चोरों का आतंक बढ़ गया है। अब चोर भगवान के मंदिरों को भी निशाना बना रखी हैं। शहर के शिवाजी पार्क थाना में आने वाले 2 अलग अलग मंदिरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गणेश गुवाड़े स्थित मंदिर में चोरों ने 9,000 रुपए कैश, भगवान कृष्ण की मूर्ति और घंटा लेकर फरार हो गए। दूसरे मंदिर में तांबे की पीतल हनुमान जी के पास रखा गद्दा को लेकर चुरा ले गए। दोनों पुजारी ने शिवाजी पार्क थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। मैं सुबह 4 बजे 31 तारीख को पूजा करने जब आया तो देखा मंदिर का सारा सामान फैला हुआ है, ताला तोड़ के नीचे गिरा रखा है। दुर्गा जी की मंदिर का भी और हनुमान जी और साईं बाबा का मंदिर को भी तोड़ करके गिरा रखा है, सब सामान फैलाया हुआ। मैंने देखा वहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी पीतल की, वो गायब है। एक तांबा का गंगा सागर था, वो गायब है। जो भोग लगाने वाली 2 प्लेट थी तांबा की, 2 पीतल की कटोरी थी, वो गायब है। इधर हनुमान जी के पास से 2 वो थी घड़ियाल थी, वो दोनों गायब है।
शिव मंदिर गणेश नगर है। इसमें रात को 31 तारीख को 2:30 बजे के करीब कम से कम गल्ला तोड़ कर ले गए। उसमें से जितने पैसे थे ले गए, 9,000 के आसपास थे। और कृष्ण जी की ये सारे घंटी घंटाल सारे खोल ले गए जितने भी थे। और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें से कृष्ण जी का मुकुट और चांदी का। केंद्र की मोदी सरकार का अंतरिम बजट आ चुका है और इस बार बजट में आम जनता के लिए ना ही कुछ सस्ता महंगा हुआ, ना टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव हुआ और ना ही इस बार कोई बड़ी योजना की घोषणा हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। इसी बजट में महिलाओं के उत्थान और टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या कुछ आया, इसी पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु गोयल ने विस्तार से जानकारी दी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।